बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि घोड़ों का शौक़ करना, घोड़े पालना, उनकी देखभाल करना सुन्नत नबवी भी है और इसके साथ साथ हमारी पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा भी है। अगर आगाज़ हम देखें तो ऑब्वियसली हमारी बैटल से, इस्लाम की बैटल से जो है इनका आगाज़ जो है घोड़ों का हमारी ज़िंदगियों में होता है। और हम जब भी इनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट सा जो है इम्तज़ाज हमारे जहन में आ जाता है। आज हम मौजूद हैं ज़िला झेलम की तहसील सोहावा की नई खानका में। और नई खानका नाज़रीन सोहावा में फ़ेमस होने के पीछे जो वजह है वो राजा अमीर हमज़ा साहब हैं, जो मुमताज़ कानूनदान भी हैं और एक बहुत अच्छे शाहसवार भी हैं। नेज़ाबाजी का शौक़ उन्हें किस तरह से पैदा हुआ, किस तरह से वो कानूनदान बने, किस तरह से वो एक डेरेदार होने के साथ साथ सकाफ़त को प्रमोट करने वाली शख्सियत बने, आइए उनसे पूछते हैं। गौसिया कादरिया नेज़ाबाज क्लब जो है मोड़ा नंग्याल बवोल से गुजरहान से वो बिलोंग करते हैं, जो इस क्लब के साथ रिलेटेड है। आइए इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और हमारे इस गांव में आई, हमारे डेरे पे आई। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से आप एक कानूनदान हैं, जितने भी कानूनदान हैं ऑब्वियसली उनको अपनी स्टडी, फिर प्रैक्टिस के बाद उनकी अपनी रोज़मर्रा रूटीन, इन चीज़ों से टाइम नहीं मिलता। किस तरह से आप हार्स लवर बने? मैडम साहिबा, ये शौक़ मुझे शुरू हुआ 2016 में, व्हेन आई वाज LLB पार्ट 2। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था। शौक़ तो जो है वो शुरू से था, बचपन से था, बल्कि आबाओ अजदाद से चला आ रहा है। हमारे वालिदैन जो है वो ज़रूरत के मुताबिक उस टाइम घोड़ियाँ रखते थे। फिर दरमियान में शायद ये सिलसिला जो है ये थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने फिर 2016 में पहली घोड़ी ली। पहली घोड़ी मैंने ली ज़िला जंग से। ज़िला जंग में मेरे दोस्त हैं खोखरा चक 268 में, ये जंग सिटी के बिल्कुल करीब है। ये भाई जो हैं, बड़े भाई, वो डेरे पे होते हैं, मैं पिंडी में था। उन्होंने उस टाइम मेरे इस काम में मेरी मदद की, मेरे शौक़ को प्रमोट किया और बस फिर ये सिलसिला चलता रहा। उस घोड़ी से मुझे अल्लाह ताला ने पहला घोड़ा अता किया, जिस पे मैं अभी राइडिंग कर रहा हूँ। अभी फरवरी 2019 में वो पैदा हुआ था और ये इस फरवरी 2024 में वो 5 साल का हो गया। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं हर साल उसकी बर्थडे अपनी, जैसे बंदा अपनी करता है या अपने बच्चों की करता है, इस तरह मैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। बाकायदा एक हम तकरीब करते हैं, सारे मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे डेरे पे आते हैं और हम वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, जिस तरह से हार्स लवर की बात हो रही थी और आपने घोड़ी से आगाज़ किया, जी जी, जब पहली दफ़ा घोड़ी ने बछेरा दिया, जिस पर आप कह रहे हैं माशाल्लाह से आप उसकी बर्थडे भी करते हैं, तो वो फीलिंग कैसी थी? और अब जब माशाल्लाह से आपने स्टड फार्मिंग स्टार्ट की हुई है, साथ घोड़ियाँ और भी हैं, तो अब कैसा लगता है? मतलब वो जो फीलिंग थी एक फर्स्ट वन बेबी वाली, अब माशाल्लाह चेंज हो गई है। जी जी। उसमें मैडम साहिबा ये एक ऐसी फीलिंग्स है जो मैं आपको बता नहीं सकता, और शायद मेरी वो फीलिंग कोई बंदा भी और वो फील नहीं कर सकता। सही। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब मेरी घोड़ी जो है वो प्रेग्नेंट हुई। तो मैं हर दिन मुझे याद है, हर महीना मुझे याद है, और इवन के जब 2 फरवरी 2019 की रात को 12 बजे उसकी बर्थ हुई, तो मैं और मेरा एक मुलाजिम जो है वो डेरे पे थे। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो वछेरा अता किया, ये गोल्डन किंग। उसकी बर्थ के टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और रात को 12:30 बजे जब उसकी बर्थ हुई तो मैंने मुलाजिम को बोला कि एक बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी भी है कि उसकी बर्थ के बाद मैंने मुलाजिम को बोला कि इसके कान में अजान दो। ये एक आपके लिए शायद नई बात होगी। सही बात है। जब उसके कान में मैंने अजान दिलवाई तो वो मुलाजिम पहले मुझे कहने लगा कि वकील साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब घोड़ा है तो आप इसके कान में अजान दिलवा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ शौक़ था, इसका कोई इस्लामिक रेफरेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी शौक़ से, अपनी अकीदत से कि ये पैगम्बरों की सवारी है, नबियों की सवारी है, एक बहुत मुक़द्दस जानवर है ये, तो मैंने उसके कान में अजान जो है वो दिलवाई। वो उसके अगले दिन
लोग मेरे डेरे के पास, मेरा डेरा बिल्कुल आपने देखा रोड के ऊपर है, तो अगले दिन मैं मिठाई ले आया। हम पठवार के लोग हैं, हम अपनी खुशी जो है ये मिठाई तकसीम करके तो सेलिब्रेट करते हैं। हमने उसके 7 दिन जो है ना, उसकी बर्थ के अगले 7 दिन हमने हर बंदे को जो मतलब जो घोड़ों का शौकीन नहीं भी था, हमने उसे आवाज़ें दे के भी अपने डेरे पे बुलाया कि यार हमारी घोड़ी ने बछेरा दिया है, इधर आओ मुँह मीठा करके जाओ। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और जब मैं 2.5 साल की उम्र में गोल्डन किंग को मैंने सवारी के लिए तैयार किया, उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद दामन साहब जेलम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसको ट्रेनिंग दी। जब घोड़ा राइडिंग के लिए तैयार हो गया, मैं उसके ऊपर जब पहले दिन चढ़ा ना, तो यकीन करें मैं इतना उस दिन आजिज़ हुआ अल्लाह ताला के हज़ूर कि मैं जब घोड़ी लाया था तो मैं सोचता था कि यार ये घोड़ी कब बच्चा देगी, कब, और पता नहीं पहला बछेरा होगा कि नहीं होगा, और फिर जब बछेरा होगा तो मैं कब उस पे चढ़ूँगा। ठीक है, लेकिन ये है कि जब मैं पहले दिन उस पे मैंने राइडिंग की, मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मैंने शुक्रिया अदा किया। मैं मशकूर रहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। ठीक है, इसका ये अमली मुजाहरा ये हुआ कि गोल्डन किंग के बाद अगले साल एक और बच्चा दिया अल्लाह ताला ने मुझे, और वो भी बछेरा था माशाल्लाह। कंटिन्यूसली फिर घोड़ी 3 साल डिलीवरी होती रही और तीनों बछेरे हुए मेरे पास। ठीक है जी। और ये घोड़ा जो है गोल्डन किंग, इस पे मैं अब 3 साल से राइडिंग कर रहा हूँ। और ये 2021 हमारे यहाँ गुजरखान में एक दरबार है, दरबार असाल शरीफ, वहाँ मैंने इसको दौड़ाया। 11-12 राउंड दौड़ के ये घोड़ा फर्स्ट लगा। 2 दिन का मेला होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। 3 साल के बछेरे के ऊपर 2 दिन का इवेंट करना और उसमें घोड़े का मुकाबले में लग के पहले नंबर पे आना, ये घोड़ों के जो शौकीन हैं, जो लोग इस शौक़ से वाबस्ता हैं, वो समझते होंगे, वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एक बात है माशाल्लाह। 3 साल के बछेरे के लिए ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत, फिर उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहा और आज तक माशाल्लाह मैं बेहतरीन इवेंट कर रहा हूँ माशाल्लाह। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने बात की है बछेरों की माशाल्लाह से, ये भी एक लक की बात है कि अल्लाह पाक ने यके बाद दीगरे आपको 2-3 इकट्ठे जो है बछेरे अता किए, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ताज़ेदार लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। जिस तरह बात हम उस्ताद की कर रहे थे, घोड़े का लादू निकालना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी उसको टाइम, तवज्जो, एक ऐसे अड़ियल मैं कहती हूँ जवान को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जिसके नेचर में नहीं होता किसी के काबू में रहना। ठीक है, जिसकी नेचर में नहीं है उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने कोशिश की कि नेक्स्ट जो आए उसका खुद लादू निकालें? जी, सबसे पहला जो लादी निकाला था मैंने आपको बताया, वो हमारे उस्ताद थे, उस्ताद दामन साहब। जी। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने अपने नेज़ाबाजी के उस्ताद जो हैं मेरे, वो उस्ताद हाफिज़ रमज़ान साहब हैं, डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक़ है। मैंने उनसे प्रॉपर ये लादी निकालना सीखा और घोड़े को नेज़ाबाजी पे लगाना सीखा। अभी लास्ट टाइम मैंने एक अपने बछेरे का लादी निकाला है, खुद निकाला है और उसको ट्रेन किया है और दौड़ाया भी है उसको। ठीक है, वो भी मैं आप जितनी आप उससे मोहब्बत करेंगे उतना वो आपके साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। ज़बरदस्त। और जब आपका और घोड़े का ज़हन मिलेगा तो आप ग्राउंड में एक निखार पैदा कर सकेंगे। बेशक। जिस तरह से राज साहब आप एक अच्छे शाह सवार हैं, तो शाह सवार के अंदर क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए जो उसे परफेक्ट बना सकती हैं? माशाल्लाह से जॉइनिंग जो है आपकी गोसिया कादरिया क्लब के साथ है, तो किस तरह से आपकी जॉइनिंग हुई? कब से आप फील्ड में उतरे और जब पहला दिन था तो तब कैसा लगा आपको, और अब माशाल्लाह कितनी मैच्योरिटी आ चुकी है? ये मैडम साहिबा बात है 2020 की। 2020 में मैं एक इवेंट पे गया, अपना घोड़ा लेके गया। उस मेरे इवेंट पे मेरा घोड़ा जो है वो एक राइडर ने दौड़ाना था, मैंने नहीं दौड़ाना था। यहाँ उनका नाम मैं मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। राजा अब्दुल जब्बार रतियाल के हैं, तहसील गुजरखान, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। वो मेरा घोड़ा उन्होंने दौड़ाना था। मैं वहाँ गया तो मेरी उनसे बात क्योंकि पहले हो चुकी थी कि वो आएंगे, मेरा घोड़ा दौड़ाएंगे। जब मैं मेले पे पहुँच गया, मेरे घोड़े के दौड़ने का टाइम नज़दीक आया, मैंने उन्हें कॉल की कि राय साहब आप किधर हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं।
उन्होंने मुझे उस टाइम बताया कि जी मैं वकील साहब आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारे एक बंदे को ज़्यादा चोट लग गई है, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद जी उन्होंने कहा राय साहब आप घर में तो घोड़े दौड़ाते रहते हैं, तो आज आप ही दौड़ाएंगे। मैंने कहा मैं ग्राउंड में नहीं अभी तक गया, तो ये मेरे लिए तो एक नई बात है, और फिर इतने अचानक ये मैं मेंटली तौर पे भी तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता, आपको मेरी दुआ है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप घोड़ा दौड़ाएं। मैं फिर स्टेज पे एक बंदा भेजा, मैंने कहा वो मेरे सवार का नाम काट के मेरा नाम लिखो, मैं खुद अपने घोड़े पे दौड़ूंगा। जबरदस्त। उन्होंने मेरा नाम लिखा, मुझे कॉल की, 1-2 कॉलें की, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे था। स्टार्टिंग पॉइंट से निकला, बड़ा मैं एक एक्साइटेड भी था, और मेरे लिए एक नई बात थी, थोड़ा वो ग्राउंड का प्रेशर भी था। पर ये है कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी पट्टी की घोड़े ने, एक ही राउंड दौड़ाया मैंने घोड़ा, फिर मैं वापस आ गया। वो दौड़ाना ही एक मेला था, नुमाइशी एक पट्टी दौड़ानी थी घोड़े को। बहरहाल ये है कि घोड़ा दौड़ा के वापस आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यार ये काम तो खुद करना चाहिए। सही बात है। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये अपनी जो राइडिंग है प्रॉपर, उस पर थोड़ी तवज्जो दी, उस्तादों से मैंने मेहनत की, उनसे सीखा। तो उसके बाद फिर तब से अब तक मैं ये गोल्डन किंग स्पेशली जो ये मेरा घोड़ा है, ये मैं सवारों को नहीं देता। गुड, ठीक है। मतलब इस पर आप खुद ही राइड इस पे मैं खुद राइडिंग करता हूँ। सीज़न में मैं 10 मेले करूँ, 20 करूँ, क्योंकि मेरा काम भी आपको पता है, मैं वकील हूँ। वर्किंग डेज में मैं मेला अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे काम देखना पड़ता है। हाँ जी। जिस तरह से सर आप अच्छे कानूनदान भी हैं, ज़रा कानून पर बात कर लेते हैं, तो कितना अच्छा रिस्पांस देते हैं आप अपने क्लाइंट्स को, और किस तरह से क्लाइंट्स जब आते हैं ऑब्वियसली साइल होते हैं और बड़ी एक ऑप्टिमिज्म के साथ आपके ऑफिस में एंटर होते हैं कि आप जाएंगे तो वकील साहब के गोश्त गुजार कोई भी बात करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। कितनी हद तक उनकी सेटिस्फेक्शन पर, ऑप्टिमिज्म पर पूरा उतर जाते हैं? मैडम साहिबा, आपने वकालत की बात की, तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने उस्तादों का नाम लेना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। मेरे उस्ताद जो हैं ग़ुलाम फ़ारूक अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। वो डॉक्टर बाबर अवान साहब उनके भाई हैं। मैं उनके पास रहा हूँ 3 साल, उनके ज़ेरे असर ज़ेरे नज़र मैंने काम किया है। 2018 की मेरी इनरोलमेंट है, 15 से 18 का मेरा बैच था लॉ का। 18 से 21 तक मैं उनके पास रहा हूँ पिंडी में। तो जो मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान के टॉप क्लास लॉयर्स में ना उनका नाम है। ठीक है जी, मैंने उनसे काम सीखा है, वकालत सीखी है, क्लाइंट से बात करना, केस करना, कानून समझना, कानून पे अमल करना, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। माशाल्लाह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किस किस्म के केसेस जो हैं वो आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली एक केस तो ऐसा है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फैमिली की बात करती हूँ कि यहाँ एक साइड पे शादी होना और साथ ही फिर कुछ टाइम्स के बाद सम इश्यूज़ की वजह से या कुछ भी टर्म्स कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाना, तो कैसे मैनेज होता है? मैडम, केसेस की अगर बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा जो तादाद हो गई है वो फैमिली केसेस की है। मियाँ बीवी, वो शादी हो गई, मियाँ बीवी बन गए, महीना 2 महीने 4 महीने रहते हैं, उन्हें तब पता चलता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर ये केसेस तक बात पहुँच जाती है। और एक बात यहाँ मैं करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, आपके तवसत से ये बात बहुत लोग देखेंगे इंशाल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर इस बात पे अमल करेगा तो ये आप और मेरे दोनों के लिए इंशाल्लाह ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। बात ये है कि फैमिली केसेस में जब भी मियाँ बीवी के दरमियान ज़रा सी भी कोई लड़ाई होती है ना, तो दोनों तरफ से वो अना का मसला बना लेते हैं। आजकल ये इशू इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग ज़रा सी बात पे डाइवोर्स तक या खुला तक बात पहुँचा देते हैं। और एक बात कि जो भी फैमिली एक दफ़ा कचहरी चली गई, उसने केस कर दिया, दोबारा उनका कंप्रोमाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो समझता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, जब भी मोस्टली मेरे पास जब भी कोई फैमिली केस आता है तो मैं उन्हें सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि आप लोग अगर घर में आपका पैचअप हो सकता है, मेरी अगर कोई घर में भी आपके कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं आपका कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है, देखें ये
सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं होती। मियाँ बीवी के बाद जो बच्चे होते हैं ना उनके, वो सारी ज़िंदगी फिर सफ़र करते हैं। ऐसे ही लड़की को नया लड़का मिल जाता है, उसने शादी कर लेनी होती है। जो खामिद उसका है वो अगर डाइवोर्स देगा तो उसे एक और औरत मिल जाएगी, ऐसे ही उसने शादी कर लेनी है। सरवाइव कौन करेगा, सफ़र कौन करेगा, बच्चे मुश्किलात कौन देखेगा, वो बच्चे देखेंगे। वो उन्हें ना माँ का प्यार मिलेगा ना बाप का प्यार मिलेगा। वो फिर बच्चे ऐसी कंडीशन में जब परवरिश पाएंगे, जब बड़े होंगे, एक कल हमारा मुस्तकबिल है वो बच्चे। तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे बड़े होंगे वो कल किस तरह का माहौल बनाएंगे, ये बात बड़ी ख़तरनाक है। बहुत अच्छी बात आपने की और ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करने वाली भी है। अगेन हम आते हैं सर आपके कल्चर की तरफ, सकाफ़त की तरफ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सकाफ़त को ज़्यादा फोकस कर ले। कानून के हवाले से तो ऑब्वियसली बड़ी बातें, बहुत बातें जो ख़त्म नहीं होंगी। बात कर लेते हैं घोड़े के मजाज को समझने की। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग मतलब दावा कर लेते हैं कि हम शाह सवार हैं, हम मालिक हैं, हम इनको मैनेज करते हैं। घोड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बांधने खोलने की नहीं होती, चारा डालने की नहीं होती, उन्हें अदवायात फ्राहम करने की नहीं होती। उसके मजाज को समझना और अपने मजाज को समझाना कितनी हद तक पॉसिबल है? उनके मतलब जो बात है उनके मिजाज को समझने की या घोड़े को बांधने की, खोलने की, उनकी केयर करने की असल ताज़ीदारी जो थी ना, वो यही थी कि पहले घोड़े को समझा जाए, घोड़े को उसकी केयर कैसे करनी है, उसको थान पे कैसे संभालना है, ये बेसिक चीज़ थी। ये चीज़ हमने बुला दी, हमारे पास पैसे आ गए, हमने घोड़े बांध लिए, मुलाजिम रख लिए और दौड़ाने के लिए हम सवार जो है वो हायर कर लेते हैं। फीस पे सवार आता है, घोड़ा उसको तैयार ग्राउंड में मिलता है, 2, 4, 10 राउंड वो दौड़ता है। शाम को अगर मुकाबले में विन हो गया तो एक ट्रॉफी मालिक को दे जाएगा, नहीं विन होगा तो भी वो, दोनों सूरतों में विन होगा तो भी, नहीं विन करेगा तो भी, दोनों सूरतों में उसने अपनी फ़ीस ले लेनी है। ठीक है जी। तो जो असल ताज़ीदारा था वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग जो है वो पैसे के ज़ोर पे ये शौक़ जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये असल जो समझने वाली बात थी वो लोगों ने बुला दी है। ये असल शौक़ जो था ना वो तो था ज़मींदारों का। सही बात है। ज़मींदार अपना काम भी करते थे, सुबह शाम घोड़े की केयर भी करते थे, उसका मिजाज समझते थे, घर में उस पर प्रैक्टिस करते थे, राइडिंग करते थे, उसके बाद ग्राउंड में लेके जाते थे। ठीक है। अब जो लोग पैसे के ज़ोर पे काम कर रहे हैं या ये शौक़ कर रहे हैं, उन्होंने, जो मेरी तरह के लोग हैं ना, जो खुद अपने ज़ोर पे या खुद राइडिंग करते हैं, खुद घोड़े की केयर करते हैं और ख़ुद ग्राउंड में जाते हैं, मेरा और उन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। एक बंदा जो अब्रॉड बैठा हुआ है, यूके बैठा हुआ है या कहीं किसी भी बाहर के मुल्क में है और वो पैसे के ज़ोर पे यहाँ उसने 10, 15, 20 घोड़े बांध लिए हैं, बड़े महंगे महंगे घोड़े बांध लिए हैं, अच्छे सवारों को ला के वो दौड़ा रहा है, उसका और मेरा मुकाबला नहीं है। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि इस शौक़ की तरफ वापस आया जाए। लोगों को समझना चाहिए कि घोड़ा हमने तो रख लिया है, तो ये घोड़ा मुलाजिम ने तो नहीं संभालना था, घोड़ा तो संभालना था मालिक ने। सही। अब मैं मालिक हूँ, मैं जब थान पे जाता हूँ, अपने फार्म पे जाता हूँ, मेरे सारे घोड़े मेरी आवाज़ सुन के बोलते हैं, वो मुझे खुद कॉल करते हैं। ठीक है। तो एक बंदा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसने घोड़े तो यहाँ रख लिए हैं, जब वो यहाँ आएगा तो घोड़ों को क्या पता ये मेरा मालिक है। बेशक। वो समाया आपने। लास्ट में आप आने वाले जितने भी नए ताज़ेदार हैं, ऐसे लोग जो इस नेज़ेबाजी जैसी नवाबी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं आने वाले तमाम लोगों को अपनी तरफ से वेलकम भी करूंगा और मैं ये चाहूँगा कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस शौक़ की तरफ आए। ये शौक़ जो है ये बड़ा ही नायाब शौक़ है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाली नई नस्लें इस शौक़ की तरफ आएँ और इस शौक़ को प्रमोट करें और ये हमारी जो लोकल नेज़ाबाजी है, लोकल नेज़ाबाजी की तरफ वापस आएँ। ज़बरदस्ती। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा अमीर हमज़ा साहब की गुफ्तगू। वैसे थे कानूनदान, बड़े अच्छे से उन्होंने गुफ्तगू की है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू जो है वो घोड़े से मुतल्लिक थी। सबसे स्पेसिफ़िक जो मुझे लगा, घोड़े के मजाज को समझना है। घोड़े को पालना, उसकी देखभाल करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है,
बल्कि उसके टेम्परमेंट को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ऑब्वियसली जब आप फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घोड़े के मिजाज का पता होना चाहिए कि ये किस तरह का मिजाज रखने वाला घोड़ा है। स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अग्रेसिव है, या सॉफ्टनेस रखने वाला है। जिस तरह से कानून पर बात करते हुए उन्होंने फैमिली केसेस की बात की, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में काफ़ी चीज़ें ऐसी रिपोर्ट होती जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। इस पर आप फोकस करें कि इनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।